हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 59। गाने की एक एक बोल मिष्टी के कानों में कांच के टुकड़ों से भी ज्यादा चुभ रहे थे। कुछ देर बाद उसने रेडियो ऑफ कर दिया और खिड़की के पास खड़े होकर अपनी खाली आंखों से उस चांद को तकते हुए मन ही मन कहने लगी, तुमसे बिछड़कर कोई ख्वाहिशें अब बची नहीं है मेरे दिल में। सारी चीजों को एक पल के लिए भुलाकर तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकूं, ऐसी कोई उम्मीद अब बची नहीं है मेरे दिल में। अगली सुबह मिष्टी के हल्दी की रस्म के बाद नीलम ने कुणाल को मैसेज करके बाहर गार्डन एरिया में बुलाया। कुणाल जाने के लिए कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बेड पर रखे अक्षय की जैकेट पर चली गई। उस जैकेट की जेब में एक चीज थी जो चमक रही थी, तो कुणाल ने वो चीज उसके जेब से निकाली तो देखा कि वो चमकती चीज एक कान का झुमका था। उस झुमके को देखकर कुणाल को कुछ याद आया। अतीत। अक्षय, अब तू लड़कियों के झुमके जेब में लिए घूमने लगा? भाई ऐसे शौक कब से पालने लगा तू? ब्रो कहीं तू। कहकर कुणाल उस पर हंसने लगा तो अक्षय उसके सिर के पीछे टपली मारते हुए बोला, अबे तू ऐसा वैसा कुछ मत सोच, और ये झुमका मेरी मिष्टी का है। तो ये तेरे पास कैसे, और तू इसे अपनी जेब में लिए क्यों घूम रहा है? कुणाल ने पूछा। क्योंकि यही वो चीज है जिससे मुझे लगता है कि मिष्टी मेरे साथ ना होकर भी हर वक्त मेरे साथ ही रहती है। अक्षय ने उस झुमके में मिष्टी के एहसास को महसूस करते हुए कहा। वर्तमान। कुणाल, ये हैंगओवर तो मेरी जान ले लेगा। अक्षय वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला तो कुणाल उसकी ओर देखते हुए उसे घूरने लगा। क्या हुआ? अब तू स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनकर मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? अक्षय ने पूछा तो कुणाल उसे वो झुमका दिखाते हुए बोला। क्या है ये? कुणाल के हाथ में मिष्टी का झुमका देखते ही अक्षय कुणाल से नजरें चुराते हुए कहने लगा, मैं नहीं जानता ये किसका झुमका है, और ये झुमका तो पहले से ही इस जैकेट में रखा हुआ था। पूजा दी का होगा, उन्होंने शायद गलती से रख दिया हो। तेरा हैंगओवर उतर गया? कुणाल ने बिना किसी भाव से पूछा तो अक्षय बहाना बनाते हुए बोला, नहीं, वो आई थिंक मुझे ना नींबू पानी की जरूरत है। कहकर वो कुणाल के सवालों से भागने की कोशिश करने लगा तो कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, और कितने दिन ये नाटक करने का इरादा है तेरा? क्या क्या मतलब है तेरा? अक्षय ने अनजान बनते हुए पूछा। तू मेरा मतलब बहुत अच्छी तरह से जानता है अक्षय, तो प्लीज अब मेरे सामने ये दिखावा करना बंद कर। कुणाल ने कहा। तो अक्षय नजरें चुराते हुए बोला, कुणाल तू किस बारे में बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर मैं सीधा पॉइंट पर ही आता हूं। मैं पूछता हूं, आखिर तूने ये सब कुछ क्यों किया? क्यों अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया, ये जानते हुए भी कि मिष्टी तुझसे कितना प्यार करती है? तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बता अक्षय, आखिर क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके? कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा तो अक्षय भी चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि मिष्टी मुझसे प्यार करती थी, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वो अपनी जिंदगी में खुश है। तो तू चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी में फिर से आऊं, उसे दोबारा दुख पहुंचाने के लिए? आज तक मैंने उसे दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। अब जब वो फाइनली अपनी जिंदगी में खुश है तो मेरा कोई हक नहीं बनता कुणाल इस तरह एकदम से उठकर उसकी लाइफ फिर से बर्बाद कर दूं। इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि आगे चलकर
उसे कभी भी एक पल के लिए भी अपने फैसले पर कोई पछतावा ना हो। ये सब सुनकर कुणाल की आंखें भर आई और वो बोला, मगर तेरा क्या अक्षय, इन सब चीजों में तेरी क्या गलती है जो तू खुद को जिंदगी भर के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या तू जी पाएगा उसके बगैर? पता नहीं यार, लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए उसे भी छोड़ सकता हूं। और तू मेरी टेंशन मत ले, उसकी बहुत सी यादें कैद है मेरे मन में। अब उनके सहारे मैं अपनी बची कुची जिंदगी काट ही लूंगा। अक्षय ने कहा। पीछे खड़े वर्मा जी और सरिता जी ने अक्षय की सारी बातें सुन ली। कुणाल ने जैसे ही दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए हड़बड़ाकर बोला, अंकल आंटी, आप दोनों कब आए? तो सरिता जी रोते हुए अंदर आई और आकर अक्षय को सीधे अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मिष्टी और तुम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो बेटा। वर्मा जी अभी भी दरवाजे पर ही खड़े थे। अक्षय की बातें सुनकर वर्मा जी को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो मिष्टी के दिल के हाल से अच्छी तरह वाकिफ थे और उनका मन किया कि वो अभी इसी वक्त अक्षय को सब कुछ बता दे। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए वो चुप ही खड़े रहे और अब किसी को सच बताना उन्हें ठीक नहीं लगा। मैं अभी जाकर मिष्टी को सब बताती हूँ कि तुम उसे भूले नहीं हो। देखना बेटा, वो ये सब सुनकर कैसे दौड़कर तुम्हारे पास चली आएगी। कहकर सरिता जी जाने लगी तो वर्मा जी ने सरिता जी को रोका और बोले, नहीं सरिता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो कम से कम अब आप तो मुझे मत रोकिए। सरिता जी ने कहा और जाने लगी तो वर्मा जी ने इस बार सरिता जी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना सरिता, तुम नहीं जाओगी इसका मतलब तुम नहीं जाओगी। सरिता, आज मिष्टी की शादी है, तो क्या तुम बाहर जाकर सबके सामने तमाशा खड़ा करना चाहती हो? वर्मा जी के इतना कहते ही सरिता जी वहीं रुक गई। फिर वर्मा जी अंदर आते हुए अक्षय से बोले, अक्षय, मैं हमेशा तुम्हें एक नासमझ और एक लापरवाह इंसान समझता रहा, मगर इस लापरवाह इंसान के अंदर इतना बड़ा दिल भी है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मगर अब तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। तुम तो वो हीरा हो जिसे शायद मैंने कभी पहचाना ही नहीं। अब लगता है तुम वाकई बहुत बड़े हो गए हो अक्षय। पता है, आज मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर अक्षय खुद को रोक ना सका और झट से वर्मा जी के गले लग गया। फिर कुछ देर रुककर अक्षय बोला, डैड, मुझे पूजा दी के पास जाना है। प्लीज आप मेरी टिकट बुक करवा देंगे, क्योंकि यहां रुकने की अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता हूं। वर्मा जी ने कहा तो अक्षय बोला, नहीं डैड, मुझे ट्रेन का सफर ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मेरी ट्रेन की टिकट बुक करवाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अभी करता हूं।
वर्मा जी ने कहा। तो फिर मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, कुणाल ने कहा। तो अक्षय बोला, नहीं कुणाल, मुझे अकेले जाना है। कहकर अक्षय अपने दिल को मजबूत करके वहां से चला गया। कुणाल के आते ही नीलम उस पर गुस्सा करते हुए बोली, कुणाल, मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले मैसेज किया था और तुम अब आ रहे हो। मैं यहां कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा। अच्छा एनीवे, मेरे पास तुम्हारे साथ झगड़ा करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली है, तो केशव के आते ही तुम उसे किसी बहाने से अपने साथ गेस्ट रूम लेकर जाना। फिर क्लोरोफॉर्म के शीशे दिखाते हुए बोली, और फिर ये क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देना। जैसे ही केशव बेहोश हो जाए ना, तुम मुझे फटाफट से मैसेज कर देना। मैंने कुछ लोगों को हायर किया है, वो लोग केशव को किडनैप करके यहां से ले जाएंगे। जब दूल्हा ही नहीं होगा तो ये शादी कैसे होगी। इस तरह हम इस शादी को होने से रोक लेंगे। और तुम्हें पता है, मुझे ये क्लोरोफॉर्म की बोतल जुगाड़ करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। लेकिन खैर, मिष्टी और अक्षय के लिए कुछ भी। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा प्लान? सुपर्ब है ना? अक्षय के जाने से कुणाल पहले ही बहुत उदास था और अब नीलम का प्लान सुनकर कुणाल का दिमाग फिर गया। तो वो बोला, नीलम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुमने बिना सोचे समझे ऐसा बेहुदा प्लान बना लिया और अब तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे इस प्लान को अंजाम दूं? सीरियसली नीलम? चलो मान लेते हैं हमने तुम्हारे प्लान के मुताबिक सब कुछ किया, मगर क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है इसके बाद क्या होगा? यहां की सिचुएशन को कैसे संभालोगी तुम? और शायद तुम भूल रही हो, मीनाक्षी आंटी को बीपी की प्रॉब्लम है। याद है जब राजवीर ने मिष्टी को किडनैप किया था, तब आंटी की तबीयत कितनी ज्यादा बिगड़ गई थी। तो सोचो, अगर हमने ये सब किया तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा, और खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम कभी खुद को माफ कर पाओगी? और कल जो तुमने रिंग वाली बचकानी हरकत की है, वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे मिष्टी और केशव की शादी से बहुत खुशी हो रही है? क्या मैं नहीं चाहता था कि मिष्टी और अक्षय की शादी हो? नीलम, जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है, मगर कभी कभी हमें किस्मत के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार वही हो जैसा हम चाहे। प्लीज नीलम, मैं तुम्हारे आगे ये दोनों हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, मगर इस बार मुझसे ये उम्मीद भी मत रखना कि इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहकर कुणाल वहां से चला गया। बाहर बारात आ चुकी थी और फिर मीनाक्षी जी ने दूल्हे यानी केशव का तिलक और आरती से उसका स्वागत किया। चारों तरफ शादी की शहनाइयां बज रही थी। फिर शीतल जी सारे बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था करने लगी। केशव ने मीनाक्षी जी को उनके कमरे की ओर जाते देखा तो वो भी उनकी ओर चला गया। आंटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? केशव ने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला। हालांकि दरवाजा खुला हुआ था, मगर इस तरह बिना इजाजत के सीधे कमरे में घुस जाना केशव को सही नहीं लगा। इसीलिए उसने दरवाजा खटखटाया। केशव को दरवाजे पर खड़े देख मीनाक्षी जी बोली, अरे बेटा, तुम यहाँ और बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। क्या हुआ केशव बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने आया था। केशव ने अंदर आते हुए कहा तो मीनाक्षी जी ने पूछा, अच्छा, इस वक्त क्या बात करनी है बेटा तुम्हें मुझसे? आंटी, वो दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ, मगर अब कहे बिना मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। मैं जो आपसे कहने वाला हूँ, पता नहीं ये वक्त सही भी है या नहीं ये सब कुछ कहने के लिए, मगर मुझे लगता है कि
मुझे लगता है हमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। मेरा मतलब है, कहीं हमने मिष्टी और अक्षय को एक दूसरे से अलग करके कोई गलती तो नहीं की, केशव ने कहा। वो इससे आगे कुछ कहता, मीनाक्षी जी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या फिर मिष्टी ने कुछ कहा है क्या? केशव बेटा, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो बेटा, कुछ समय बाद तुम्हारी शादी होने वाली है मिष्टी के साथ, तो तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? और बेटा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसी में तुम दोनों की और सबकी भलाई है। प्लीज तुम ऐसी बातें अपने जहन से निकाल दो और अब सिर्फ तुम मिष्टी के साथ अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। नहीं आंटी, इस तरह मैं मिष्टी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पाऊंगा। आंटी, मिष्टी और अक्षय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। शायद मिष्टी आज मुझसे शादी भी कर ले, लेकिन आंटी, क्या आपको वाकई लगता है वो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी खुश रह पाएगी? केशव ने कहा तो मीनाक्षी जी बोली, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मिष्टी अब तुमसे प्यार करती है और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो वो तुमसे शादी करने के लिए भला हाँ क्यों कहती? बेटा अब वो तुमसे प्यार करने लगी है और ये बात उसने मुझसे खुद कही है। उसने झूठ कहा था आपसे आंटी। मिष्टी मुझसे प्यार नहीं करती और उसने शादी के लिए हाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की है, क्योंकि वो आपको और स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। आंटी प्लीज मेरा यकीन करिए, मिष्टी आज भी अक्षय से प्यार करती है। उसके दिल में सिर्फ अक्षय की जगह है और वो आज भी मुझे सिर्फ एक दोस्त के नजरिए से देखती है। मिष्टी ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं आंटी, और अक्षय भी मिष्टी से बहुत प्यार करता है, मगर हमने उन्हें अलग कर दिया। इसमें सारा कसूर मेरा है। काश उस दिन मैंने आपको अपनी दिल की बात नहीं बताई होती, तो शायद आज बात यहां तक ना आती और चीजें इतनी ना उलझती। और मेरी वजह से अब मिष्टी को इतना बड़ा समझौता करना पड़ रहा है। एक समझौता समझौता होता है और प्यार प्यार होता है। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मिष्टी और अक्षय दोनों अलग हो गए। केशव खुद को दोष देते हुए बोला, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें गलती किसी से हुई है तो वो मुझसे हुई है। मिष्टी ये शादी मेरी वजह से कर रही है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। तो जैसा चल रहा है अब वैसा चलने दो और मिष्टी से शादी कर लो। मुझे यकीन है बेटा, शादी के बाद वो अक्षय को भूल जाएगी और तुमसे प्यार करेगी। तुम चिंता मत करो बेटा, देखना शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी जी केशव को समझाते हुए बोली तो केशव ने कहा, किसी और की खुशियां छीनकर मैं कभी खुश नहीं रह सकता आंटी। इतना खुदगर्ज नहीं हूं मैं। हाँ, मैं मिष्टी से बचपन से प्यार करता आया हूं और आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन अगर आज मैंने खुद को नहीं रोका तो मैं खुद से और मिष्टी से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और मैंने मिष्टी के आंखों में अक्षय के लौट आने का वो इंतजार देखा है जो वो पिछले 2 साल से कर रही थी। अब आप ही बताइए आंटी, ये सब जानते हुए भी मैं कैसे मिष्टी को अक्षय से दूर कर दूं? इसीलिए मुझे लगता है हमने जो कुछ भी किया है वो शायद गलत किया। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
और जैसे आपको लगा वैसे ही अक्षय को भी यही लगता है कि मिष्टी अब उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो पीछे हट गया। और उस दिन हॉस्पिटल में आपने उससे मिष्टी और सबसे झूठ कहने को कहा कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, तो उसने बिल्कुल वैसा ही कहा और ये नाटक भी किया, ये सोचकर कि मिष्टी खुश है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है आंटी। आंटी, इससे पहले कि अब बहुत देर हो जाए, हमें मिष्टी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब मीनाक्षी जी कुछ बोलती कि अचानक पीछे से कांच के ग्लास टूटने की आवाज आई। जब मीनाक्षी जी और केशव ने पीछे दरवाजे की ओर देखा तो वे दोनों हैरान रह गए। दरवाजे पर मिष्टी खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे उसने मीनाक्षी जी और केशव की सारी बातें सुन ली। दरअसल वो यहाँ पर मीनाक्षी जी को उनकी दवाई देने आई थी, क्योंकि उसे पता था शादी के तामझाम में मीनाक्षी जी अपनी दवाई लेना भूल गई होंगी। मिष्टी को देखते ही केशव उसके पास जाकर बोला, मिष्टी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मिष्टी अब भी बदहवास सी वहीं पर खड़ी थी। जब मीनाक्षी जी ने उसके पास आकर कुछ कहना चाहा तो मिष्टी ने उनके सामने हाथ दिखाते हुए उन्हें अपने करीब आने से रोका और फिर केशव से सवाल करते हुए बोली, क्यों? मैं पूछती हूं, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ केशव, तुमने मॉम के साथ मिलकर क्यों किया मेरे साथ ये सब? मिष्टी, तुम प्लीज शांत हो जाओ, आई कैन एक्सप्लेन। केशव ने कहना चाहा, मगर मिष्टी उसकी पूरी बात सुने बिना ही उस पर चीखते हुए बरस पड़ी और बोली, कैसे शांत हो जाऊं मैं केशव? ये सब जानने के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं चुपचाप तुम्हारी बातें सुनूं? मैंने तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था केशव, और इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई मेरे दिल के हाल से सबसे ज्यादा वाकिफ था तो वो तुम थे ना केशव। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिष्टी, इसमें केशव की कोई गलती नहीं है बेटा, ये सब कुछ मैंने किया था। अक्षय ने सबसे झूठ मेरे कहने पर कहा था। मिष्टी बेटा, इसमें केशव का कोई कसूर नहीं है, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। मीनाक्षी जी ने कहा तो मिष्टी केशव की ओर देखते हुए ही बोली, केशव, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो। मिष्टी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं कुछ वक्त के लिए खुदगर्ज हो गया था, शायद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आई एम सो सॉरी मिष्टी, प्लीज मुझे माफ कर दो। केशव उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला। इसके बाद मिष्टी बिना कुछ बोले ही वहां से भागते हुए चली गई। कुणाल की बातों से नीलम को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। उसने उस क्लोरोफॉर्म की शीशी को पास में रखे डस्टबिन में फेंक दिया और फिर कुणाल से माफी मांगने के लिए उसके पीछे चली गई। कुणाल, प्लीज मेरी बात सुनो। कुणाल, रुको। नीलम कुणाल को पीछे से रोकते हुए बोली। कुणाल के रुकते ही नीलम उसके सामने आकर बोली, कुणाल, आई एम सॉरी, मैं मानती हूं जो प्लान मैंने बनाया वो सही नहीं था, मगर इसके पीछे मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस मिष्टी और अक्षय को एक साथ देखना चाहती थी, लेकिन इनके चक्कर में मैं बाकी लोगों के बारे में सोचना भूल गई। मैं ना सच में एक इडियट हूं। थैंक यू मुझे सही वक्त पर रोकने के लिए, एंड आई प्रॉमिस मैं कभी भी ऐसे ऊट पटांग सा प्लान नहीं बनाऊंगी। बस तुम मुझसे नाराज मत रहो। तो कुणाल उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है।
इतने में मिष्टी वहां पर आई और कुणाल से पूछने लगी, कुणाल, अक्षय कहां पर है? नीलम और कुणाल मिष्टी को ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो गए तो नीलम बोली, मिष्टी क्या हुआ तुझे और तू अक्षय को क्यों ढूंढ रही है? नीलू, तेरे सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। कुणाल प्लीज मुझे बताओ, अक्षय इस वक्त कहां पर है? मिष्टी ने फिर कुणाल से पूछा तो कुणाल बोला, वो तो आज दिल्ली जा रहा है और अब तक तो वो घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका होगा क्योंकि आधे घंटे में उसकी ट्रेन है। ये सुनते ही मिष्टी की धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसके जहन में फिर से अक्षय को खो देने का डर आने लगा तो वो वहां एक सेकंड भी ना रुकी और अपना लहंगा संभाले बाहर की ओर तेजी से दौड़ी। कुणाल और नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मीनाक्षी जी और केशव ने आकर उन्हें सब कुछ बताया। मिष्टी दुल्हन की तरह सज सवरी सड़क के बीचों बीच टैक्सी का इंतजार करते हुए खड़ी हुई थी, मगर उसे वहां कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसे किसी भी हाल में अक्षय के पास पहुंचना था और उसे जाने से रोकना था। तो वो सड़क पर नंगे पांव भागने लगी। फिर कुछ दूर जाकर उसे मुश्किल से एक टैक्सी मिली तो वो टैक्सी के अंदर जाकर बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर से हांफते हुए बोली, भैया जल्दी से रेलवे स्टेशन चलिए प्लीज। टैक्सी ड्राइवर मिष्टी को ऐसी हालत और ऊपर से दुल्हन के जोड़े में देख उसे अजीब तरीके से सवालिया नजरों से घूरने लगा तो मिष्टी बोली, भैया आप प्लीज मुझे घूरना बंद करिए और जल्दी से रेलवे स्टेशन की ओर चलिए, मुझे किसी को जाने से रोकना है। मिष्टी की परेशानी को समझते हुए टैक्सी ड्राइवर ने उससे कुछ नहीं पूछा और गाड़ी को तेजी से रफ्तार से रेलवे स्टेशन की ओर भगाया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।